नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम डिस्कस करेंगे बौद्धिक संपदा का अधिकार। ये क्या होता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IPR, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा। तो साफ परिभाषा ऐसी है कि जो भी औद्योगिक है, वैज्ञानिक है, साहित्यिक, कला के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति क्या कोई सा भी आविष्कार करता है या कुछ भी करता है तो उसका अधिकार होना चाहिए उस पर। ऐसा नहीं कि कोई भी उसकी कॉपी करके कहीं और दिए जा रहा है, कहीं बेच रहा है, उसको उसका ना तो आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस चीज़ में ये अधिकार दिए गए IPR के। तो जो बौद्धिक संपदा का अधिकार है उसके लिए कानूनी ये इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है, देख लेते हैं इसको। औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति एवं कानूनी कंपनियों को उनके रचनात्मक व नव प्रयोग के संरक्षण हेतु प्रदत्त अधिकार। अब रचनात्मक मतलब जो भी वो अपने स्वेच्छा से बनाते हैं, जो भी उनकी क्रिएटिविटी द्वारा बनाई जाती है चीज़ें, वो रचनात्मक। नव प्रयोग मतलब इनोवेशन, जो भी वो आविष्कार वगैरह करते हैं उनके लिए उन्हीं का अधिकार होना चाहिए उन चीज़ों पर। ऐसा नहीं कि वो कोई और बेच रहा है। तो ये एक हिसाब से निजी अधिकार है, लेकिन ये इसके अंदर एक GI टैग जो होता है ये इसका अपवाद है। ये निजी अधिकार ना होकर भौगोलिक अधिकार होता है। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ये देश के भीतर लागू होता है। तो हम इसके जल्दी से पॉइंट देख लेते हैं कि क्या और कैसे काम करता है ये। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अधिकारों का ये टोटल मिला के 6 अधिकारों का समूह होता है। ये जो 6 अधिकार दिए हुए हैं ये इनका समूह है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता पड़ी है ताकि हम इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। इसलिए तो जो भी इनोवेशन होते हैं उनके लिए प्रेरित कर सकें, तभी तो इंसान करेगा जब उसके पास में सारे अधिकार होंगे, उससे उसकी कमाई भी होगी, आर्थिक अधिकार भी होंगे और सारे तरह के अधिकार उसी इंसान के पास में होंगे। तो अब अर्थव्यवस्था में रोजगार, नवाचार, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये वही बात हो गई जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब ये 6 तरह के जो अधिकार हैं ये बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हम जल्दी से इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें न्यूज़पेपर आउटलेट्स के PDF, एक नोवेल, मतलब डेली का एक नोवेल, और इसमें MCQ और वीडियो के नोटिफिकेशन, सभी चीज़ें इस ग्रुप में डाली जाती है। तो आप देख लीजिएगा अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो। और अगर मुझसे किसी भी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरी ईमेल ID है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो भाग है, 6 भाग होते हैं टोटल, तो इसका सबसे पहला भाग है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप देख लेना। बाकी उसका एक शॉर्टकट फॉर्म इसमें डाला हुआ है। तो कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट लेखक और जो भी रचनाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, इनकी जो भी कृति होती है, इसकी कोई भी गैर कानूनी तरीके से उनकी बिना परमिशन से कॉपी नहीं कर सकता। तो ये अधिकार दिया जाता है कॉपीराइट के अंतर्गत। अब इसका जो एक्ट बना हुआ है, जो हमारी संविधान के अंदर जो एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट बना है 1957 और इसका संशोधन 2012 में हुआ था। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये HRD मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित होती है? तो इसके अंदर फिल्म, पुस्तक, संगीत, चित्र, मूर्तिकला, डाटाबेस, विज्ञापन संबंधित मानचित्र और तकनीकी चित्र, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जिनका आप मतलब इनके जो भी मालिक हैं उनसे बिना परमिशन के आप अगर इनकी कॉपी करते हैं तो यह एक हिसाब से अपराध माना जाता है। अब ये कितने टाइम के लिए होता है? तो ये 60 वर्ष के लिए होता है। आज से 60 साल पहले अगर कोई मूवी बनी है तो आप उसकी कोई सी भी मूवी बना सकते हो, अपने नाम से बना सकते हो, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा।
तो इसकी अवधि 60 साल के लिए होती है और ये नॉन रिन्यूएबल होता है। मतलब एक बार आपको कॉपीराइट मिल गया किसी चीज़ के ऊपर तो उसको आप बार बार रिन्यूअल नहीं करवा सकते। जैसे कि आज से 60 साल पहले अगर किसी ने रामायण लिखी है तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वो रिन्यूअल नहीं करवा सकते उनके फैमिली वाले या कोई भी के साथ आप इसको रिन्यू कर दो उन्हीं के नाम से, ऐसी कोई सुविधा नहीं है भारत में। इसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा प्रकार है पेटेंट। तो पेटेंट कब दिया जाता है? पेटेंट टोटल मिला के आविष्कार के लिए दिया जाता है। अब जो भी हम आविष्कार करते हैं उसको पेटेंट दिया जाता है और पेटेंट का जो मालिक होता है वह जब उसको पेटेंट मिल जाता है तो उसके बाद में वह जो अपने आविष्कार होते हैं उनके अधिकार बेच सकता है, बांट सकता है या उसमें पार्टनरशिप कर सकता है। इसके बदले में पेटेंट मालिक अब पार्टनरशिप करेगा, बेचेगा या कुछ भी करेगा तो उसको उसकी तकनीकी जानकारी देना ही पड़ेगी। जैसे कि कोई सा एक इनोवेशन किया, मान लो कि कोई सी एक दवाई बनाई तो दवाई के जो जो कंपोजिशन है उसको सारे बताना पड़ेंगे कैसे कैसे हुआ। और अगर वो 10 से ज़्यादा मतलब हर देश में पेटेंट लेता है तो उसको हर देश के साथ में वो जानकारी शेयर करनी पड़ेगी। तो इससे संबंधित कानून क्या है भारत में? तो इससे संबंधित कानून है भारत में पेटेंट एक्ट 1970 में बना था और 2006 में इसको संशोधित किया गया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज DIPP के अंतर्गत काम करता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे दवाई बनती है तो दवाई में क्या होता है कि 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। जैसे कि क्रोसिन, तो क्रोसिन को 20 साल के लिए पेटेंट मिला हुआ है। इससे अधिक मतलब इससे ज़्यादा अगर साल हो जाएंगे तो वो पेटेंट उसके नाम से हट जाएगा और उस पेटेंट को कोई और ले भी नहीं सकता। मतलब कोई उस नाम से दवाई बना सकता है तो क्रोसिन वाले उस पर आपत्ति नहीं कर सकते ऐसा। अब ये नॉन रिन्यू होता है तो मतलब इसको वो रिन्यू भी नहीं करवा सकते कि साहब आप वापस से रिन्यू करवा दो तो हमारे नाम से ही चलता रहेगा प्रोडक्ट, लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि ट्रेडमार्क होता है वाटर मार्क। ट्रेडमार्क वो नहीं देखते हम कैलेंडर के ऊपर लिखा रहता है कि हमारा ओरिजिनल हॉलमार्क और ट्रेडमार्क देख कर ही खरीदें, तो वो चीज़ होती है ट्रेडमार्क। जैसे कि एक होता है BIS ट्रेडमार्क जिसमें ऐसा यूँ गोला होता है, ये शुद्धता की पहचान के लिए होता है। तो ऐसा तो जो भी एक संकेत जो एक उद्यम को अन्य सेवाओं के अन्य माध्यमों से अलग करने में सक्षम होता है ट्रेडमार्क। मतलब पुराने टाइम पे जितने भी कारीगर थे वो कोई सी भी अपनी फ़ोटो बनाते थे या कोई सी मूर्ति बनाते थे तो उसमें अपना एक चिन्ह छोड़ देते थे, तो वो भी ट्रेडमार्क जैसा ही एक सिस्टम था। अब इसमें जो भी हमारा ट्रेडमार्क है वो सारी चीज़ों से हमारी चीज़ों को भिन्न भिन्न करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे द लाइब्रेरी, तो ये एक हिसाब से ट्रेडमार्क है, तो ये दूसरे वीडियो से इस वीडियो को अलग करता है। अब हमारे भारत में इसके लिए कानून ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में है और इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद में ये रिन्यूएबल है, अगर आपका एक बार ट्रेडमार्क ख़त्म हो गया तो आप उसको फिर से रिन्यू करवा सकते हैं। इसका दूसरा जो और अदर प्रकार है तो वो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या होता है कि कोई सी भी सजावटी या सौंदर्य संबंधित पहलुओं का गठन, और इस गठन की विशेषता क्या होती है कि पैटर्न रेखाएं द्विआयामी रेखाएं मतलब 2D 2 डायमेंशनल, और लेख की आकृति व सदस्य बहुआयामी। तो लेख की आकृति मतलब कोई सी भी आपके पास में प्रोडक्ट है जिसको आपने डिज़ाइन किया है, मान लो कि आपने एक कार बनाई है या एक साइकिल बनाई है, तो उस साइकिल की जो डिज़ाइन है पर्टिकुलर उस डिज़ाइन को कोई और कॉपी ना कर सके, उसमें जो जो आपने सुविधाएं दी है वो सारी सुविधाएं कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, इसके लिए इस इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट का यूज़ किया जाता है जो भारत में 2000 में लागू हुआ था। और इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अधीन कार्य करते हैं ये सब, और ये भी रिन्यूएबल है। तो इसमें जो भी पेटेंट रेखाएं वगैरह जो भी कुछ होता है ये हमारी टोटल मिला के डिज़ाइन होती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके।
जैसे कि मान लो कि हमारी साइकिल में 3 पहिए हैं या 4 पहिए हैं, मान लो 10 पहिए की साइकिल है, तो उसका एक पेटेंट हो गया और उसकी एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गई कि साहब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है। अब उस तरह से प्रोडक्ट तो बनेगा, बट आपने जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे कोई और नहीं बना सकेगा। तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के परिप्रेक्ष्य में हो गया। इसके बाद में आता है जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो टोटल मिला के ये एक निजी अधिकार नहीं है। निजी अधिकार कैसा नहीं है? जैसा कि हम कहते हैं पाकिस्तान के बासमती चावल, अभी इंडिया में था ये जीआई टैग, बट पाकिस्तान ने ले लिया। तो वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, इंडिया के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो टोटल मिला के पाकिस्तान का जीआई टैग हो गया साहब बासमती चावल। अब अपने यहाँ पे क्या है? अपने यहाँ पे चलता है महेश्वर की साड़ियाँ, तो वो महेश्वर का जीआई टैग हो गया। लेकिन ये एक तरह का निजी अधिकार नहीं है, ये वहाँ के जितने भी समुदाय के लोग हैं, ये उन लोगों का अधिकार है। वहाँ पे कोई भी, जैसे आगरा का पेड़ा, तो कोई भी अगर बेचेगा तो उस पेड़े को बोल सकता है कि आगरा का पेड़ा है। अब वो चाहे दुनिया में कहीं बेचे, लेकिन उस समूह का जो भी व्यक्ति है वो बोल सकता है कि यह आगरा का पेड़ा है। तो ये एक हिसाब से उसका जीआई इंडिकेशन हो जाता है। अब माल पर उपयोग किया जाने वाला संदेश, तो संदेश तो यही होता है, जैसे आगरा का पेड़ा, बासमती चावल और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा, तो ये सब संदेश हैं। अब इसके साथ में क्या, जगह का नाम भी फिक्स होता है, जैसा कि इस पॉइंट में बताया है। तो इसमें जगह का नाम क्या, कि जैसे मध्य प्रदेश का है उड़ीसा का गुलाब जामुन और बंगाल का रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक एक्ट बना हुआ है, जीआई टैग ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें 1999। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें सबसे पहले सिर्फ पेय पदार्थ रजिस्टर्ड होते थे, जैसे कि लस्सी हुई और छाछ, मट्ठा, दूध, रबड़ी, ये सारी चीज़ें पेय पदार्थ के अंतर्गत आती है। इसके बाद में खाद्यान्नों को भी इसमें शामिल करने लग गए, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बेरीज और कहीं की शॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें जीआई टैग को रिप्रेजेंट करने लग गई है। जैसे मणिपुर की बहुत सारी शॉल फेमस है, तो उसमें खाद्यान्न के साथ में वस्त्र भी शामिल किए जाने लगे हैं आजकल। और ये भी रिन्यूएबल है, मतलब जैसे कि अभी मणिपुर के पास में शॉल का कोई सा जीआई टैग है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मणिपुर में रहेगा, वो वहाँ से चेंज भी हो सकता है। और महेश्वर की साड़ियाँ भी चेंज हो सकती है, तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियाँ, वो भी, उनका भी जीआई टैग जा सकता है। ये टोटल मिला के 11 या 21 साल के लिए दिया जाता है। इसके बाद में होता है ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, कि हमारे ट्रेड से रिलेटेड कोई भी गोपनीय सूचना का जो आईपी अधिकार, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जिसमें क्या है कि हम कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमको सरकार को ये तो बताना पड़ेगा कि इसके कंपोजिशन क्या क्या है, लेकिन हम किस क्वांटिटी में कैसे क्या मिला रहे हैं, ये चीज़ हम गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये हम आम इंसानों को बता नहीं सकते, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट का, जैसे कि मैगी हुई या आपकी चाउमीन हुई, या मान लो कि कोको कोला या पेप्सी सबसे अच्छा उदाहरण है। अब कोको कोला या पेप्सी किस कंपोजिशन से बनती है, ये आजकल कोई भी नहीं जानता है। सबको पता है कि इसमें सोडा है, ये है, वो है, और वो सारी चीज़ें बताते भी हैं, लेकिन किस कंपोजिशन में मिलाया हुआ है ये नहीं बताते हैं। तो ये होता है ट्रेड सीक्रेट। इसके अंतर्गत क्या आता है कि गुप्त जानकारी, अनाधिकृत, अधिकृत उपयोग और प्रकटीकरण, दूसरों के द्वारा ईमानदार वाणिज्यिक प्रदान के विपरीत अनुचित व्यवहार व व्यवहार गुप्त संरक्षण का उल्लंघन। ये थोड़ा गलत हो गया पॉइंट, लेकिन मैं बता देता हूँ। गुप्त जानकारी या अनाधिकृत अधिग्रहण, मतलब हमारी जो भी जानकारी है, हमारा प्रोडक्ट जिन चीज़ों से मिलके बना है, वो गुप्त जानकारी हम किसी और को नहीं बताएंगे ऐसा। लेकिन कंपनी के उच्च अधिकारियों को इस चीज़ के बारे में पता होता है, तो वो भी
उस जानकारी को बेच नहीं सकते। उसके लिए एक्ट बनाया हुआ है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत ही इन्हें शामिल किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इनके ऊपर निगरानी रखती है, मतलब इस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी होता है, जो पूरे विश्व की बौद्धिक संपदा पे नज़र रखते हैं। तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये क्या है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी बौद्धिक संपदा संगठन की इकाई है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक हिसाब से वैश्विक मंच है। जैसे कि चाइना में कोई चीज़ बनी तो इंडिया में उस चीज़ का कोई मतलब कॉपी नहीं कर ले, तो उस चीज़ के लिए भी पेटेंट वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ये कौन देखता है? विश्व बौद्धिक संगठन देखता है। इसके बाद में इसकी जो स्थापना हुई थी ये जिनेवा में हुई थी 1967 में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्वपोषी एजेंसी है, इसको देख लेना। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रणाली के विकास के हेतु ये सभी का नेतृत्व करता है और सभी को लाभ हो। कैसे लाभ हो? आर्थिक लाभ हो और उसके ऊपर पूरी तरह से कमांड हो, इसलिए पूरा अधिकार हो और वह उस अपने अधिकारों का कहीं पे भी यूज़ कर सके, किसी को भी बेच सके, किसी को भी अधिकार दे सके, ऐसा सब कुछ करने के लिए ये सक्षम बनाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये कौन करता है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी नहीं करता है, इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना दोस्तों, ये अक्सर सीधा एग्ज़ामों में पूछा जाता है। और अभी है ना, इंडिया की जो रैंक थी 2018 में इस सूचकांक में 44 रैंक पे था, लेकिन अभी 36 रैंक पे आ गया है, मतलब रैंक सुधर चुकी है। तो दोस्तों ये था बौद्धिक संपदा संगठन और बौद्धिक संपदा का अधिकार। अब हम अगले वीडियो में थोड़ी और इसकी डिटेल देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।